बृहद जैव अणु। तो बड़े जैव अणु क्या होते हैं? जब जीव के ऊतक को अम्ल में घोला जाता है तो अम्ल में घुलनशील अंश में जो यौगिक पाए जाते हैं उन्हें हम सूक्ष्म अणु कहते हैं, और जो अम्ल में नहीं घुलते उस अंश के यौगिकों को हम बृहदणु कहते हैं। यानी कि अम्ल में अम्लीय अंश को बृहदणु कहते हैं। और ये केवल 4 प्रकार के यौगिक होते हैं, जिसमें है 4 कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा और न्यूक्लिक अम्ल। तो कार्बोहाइड्रेट को हम पॉलीसैकेराइड कहेंगे। और जो लिपिड है ये दोनों रूपों में पाए जाते हैं, सूक्ष्म अणु, सूक्ष्म जैव अणु और बृहद जैव अणु। अब ये तो अम्ल के आधार पर था, अब भार के आधार पर करते हैं। यानी डाल्टन ने बताया कि वे यौगिक जिनका अणुभार 1000 डाल्टन से कम होता है वे सूक्ष्म अणु होते हैं, सूक्ष्म जैव अणु होते हैं और अम्ल में घुलनशील होते हैं। और जिनका अणुभार 1000 से अधिक होता है वे जल में अम्लीय होते हैं और उन्हें बृहद जैव अणु कहते हैं। तो जैव अणु, बृहद अणु ये होते हैं। अब एक कोशिका के औसत संगठन की बात करें तो इसमें कुल कोशिकीय भार का प्रतिशत अवयव है। जैसे जल है तो जल का प्रतिशत भार होता है 70 से 90% होता है कोशिका में। प्रोटीन का भार होता है 10 से 15%। कार्बोहाइड्रेट का भार होता है 3%। लिपिड का भार होता है 2%। और न्यूक्लिक अम्ल का भार होता है 5 से 7% होता है। और आयन का भार होता है 1%। तो ये था हमारा कोशिका का औसत संगठन कुल भार के आधार पर। प्रोटीन के विषय में हम सामान्य जानकारी लेते हैं। तो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होते हैं और पॉलीपेप्टाइड एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है। और 2 एमिनो अम्लों के बीच में एक पेप्टाइड बंध होता है जिसके द्वारा ये जुड़ते हैं। एक एमिनो अम्ल का कार्बोक्सिल समूह दूसरे एमिनो अम्ल के एमिनो समूह के साथ जुड़ करके पेप्टाइड बंध बनाता है और इसमें एक जलकाणु निकल जाता है। तो पेप्टाइड बंध हम दिखाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं पेप्टाइड बंध, ये एमिनो अम्ल हो गया, इधर हमें H2 NH2 और COOH, यहाँ NH2 और फिर COOH। जब इनको हम मिलाएंगे तो जलकाणु निकल जाएगा H2O और बंध क्या बन जाएगा? CONH बन जाएगा। इसको कहते हैं हम पॉलीपेप्टाइड, यानी पेप्टाइड बंध कहते हैं और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है। ज़्यादातर प्रोटीनों में एमिनो अम्ल अनेक प्रकार के मिलते हैं। जब अनेक प्रकार के मिलते हैं तो ऐसी हम पॉलीपेप्टाइड को क्या कहते हैं? प्रोटीन को विषम बहुलक कहते हैं। और जब एक ही प्रकार के एमिनो अम्ल मिलते हैं पूरी श्रृंखला में तो उनको हम समबहुलक कहते हैं। अब हम देखते हैं एमिनो अम्लों की हमें आवश्यकता होती है। तो आवश्यकता के आधार पर एमिनो अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। वे एमिनो अम्ल जिनका निर्माण हमारे शरीर में हो जाता है उनको हम अनिवार्य एमिनो अम्ल कहते हैं, यानी अनानिवार्य एमिनो अम्ल कहते हैं, जो हमारे शरीर में बन जाते हैं। जिनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता ऐसे अमीनो अम्लों को हम अनिवार्य एमिनो अम्ल कहते हैं। और इनका हमें खाद्य पदार्थ के रूप में प्राप्त होते हैं, खाद्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं अनिवार्य एमिनो अम्ल। और प्रोटीन का जीवों में बहुत सारे कार्य होते हैं। अब हम देखते हैं कुछ प्रोटीन है जिनके हम कार्य देखते हैं। कोलेजन प्रोटीन, यह अंतर कोशिकीय भरण ऊतक है। यानी जो कोलेजन प्रोटीन है ये कोशिकाओं के बीच में रह करके भरण ऊतक का कार्य करती है। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है
ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। इंसुलिन एक हार्मोन है। एंटीबायोटिक ये संक्रमितकर्ता से लड़ने का काम करता है एंटीबायोटिक। ग्राही ये संवेदी ग्रहण करता है, संवेदनाओं ग्रहण करता है, जैसे कि ग्राही प्रोटीन क्या करती है, संवेदनाओं को ग्रहण करती है, ये सूंघना, स्वाद, ये इसके कार्य होते हैं, हार्मोन आदि। GLUT4 GLUT4 ये प्रोटीन है, इसका कार्य है ग्लूकोज का कोशिका में परिवहन करना। तो GLUT4 का कार्य क्या है, कोशिका यानी ग्लूकोज का कोशिका में परिवहन करना। दूसरा जैव वृहद अणु है पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट से होते हैं। पॉलीसेकेराइड में शर्करा की लंबी श्रृंखला होती है और सूत्र के रूप में पाया जाता है कपास का रेशा, ये पॉलीसेकेराइड है। अब हम देखते हैं पॉलीसेकेराइडों के उदाहरण। सेलुलोज, सेलुलोज एक समबहुलक है। और मोनोसेकेराइड है ग्लूकोज। स्टार्च एंड मंडवी एक पॉलीसेकेराइड है जो सेलुलोज से भिन्न होता है और यह पादप ऊतकों में भंडारण के रूप में मिलता है। ग्लाइकोजन भी एक पॉलीसेकेराइड है जो प्राणियों में पाई जाती है और ये जो ग्लाइकोजन प्रोटीन है ये इनुलिन फ्रक्टोज का बहुलक है। एक पॉलीसेकेराइड श्रृंखला का दाहिना सिरा यानी ग्लाइकोजन की बात कर ले तो हम एक पॉलीसेकेराइड का दाहिना सिरा अपचायक होता है और बायां सिरा अनअपचायक होता है और ये पॉलीसेकेराइड शाखा युक्त भी होते हैं। तो दायां सिरा जो है ये अपचायक होता है और बायां सिरा अनअपचायक होता है। ये ग्लाइकोजन का चित्र है। ये बहुत सी शर्कराएं हैं जो बंध द्वारा जुड़ी हुई है, दो शर्कराओं के बीच में बंध पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि जो मंड है वो आयोडीन परीक्षण क्यों देते हैं और सेलुलोज क्यों नहीं देती। तो मंड में द्वितीयक कुंडलीदार संरचना मिलती है। वास्तव में मंड में आयोडीन इनके कुंडलीदार भाग से जुड़ जाते हैं। आयोडीन अणु मंड से जुड़कर नीला रंग देते हैं। तो जो मंड में कुंडलीदार संरचनाएं होती हैं जिससे आयोडीन जुड़ जाता है, जबकि सेलुलोज में कुंडलियां नहीं पाई जाती, इस कारण आयोडीन जुड़ नहीं पाता है और नीला रंग नहीं देता सेलुलोज के साथ। प्रकृति में बहुत सारे पॉलीसेकेराइड मिलते हैं। ये पॉलीसेकेराइड एमिनो शर्करा, ये एमिनो और शर्करा के का रासायनिक रूप से परिवर्तन से मिलकर बने होते हैं। इन जो पॉलीसेकेराइड होते हैं ये एमिनो शर्करा व रासायनिक रूप से परिवर्तित शर्करा से मिलकर बने होते हैं। एमिनो शर्करा व रासायनिक रूप से परिवर्तित शर्करा से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि ग्लूकोसमीन, एन-एसिटाइल और ग्लूकोस एमीन। तो ये क्या है, एमिनो शर्करा व रासायनिक रूप से परिवर्तित शर्करा से मिलकर बने होते हैं। आर्थ्रोपोडा का बाह्यकंकाल भी जटिल पॉलीसेकेराइड है जिसको काइटिन कहते हैं। ये जटिल पॉलीसेकेराइड जो होते हैं वो विषम बहुलक होते हैं। जटिल पॉलीसेकेराइड विषम बहुलक होते हैं। तो ये हमारा दूसरा जैव अणु पूरा हुआ। और तीसरा बृहद जैव अणु है न्यूक्लिक अम्ल। अब हम बात करते हैं कि पॉलीसेकेराइड में शर्करा के अणु कौन से बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो शर्करा के अणु है ये ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ग्लाइकोसिडिक में इसका OH और इसका OH, दोनों के OH जब मिलते हैं तो एक जल का अणु निकल जाता है और ऑक्सीजन बच जाता है बंध के बीच में। तो ऑक्सीजन के एक परमाणु से शर्करा के दो अणु जुड़े रहते हैं। इसको हम
ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं। तो शर्करा पॉलीसेकेराइड में ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है। तीसरा वृहद जैव अणु है न्यूक्लिक अम्ल। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लिक अम्ल पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, और न्यूक्लियोटाइड में 3 रासायनिक संगठक होते हैं। विषम चक्रीय नाइट्रोजन क्षार, दूसरा मोनोसेकेराइड, तीसरा फास्फोरिक अम्ल फास्फेट समूह होता है। नाइट्रोजन क्षारों में पांचों नाइट्रोजन क्षारें होती है, और एडेनिन और गुआनिन ये प्यूरिन्स है, और साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन ये पिरिमिडिन्स कहलाती है, प्रतिस्थापी पिरिमिडिन्स है। विषम चक्रीय जो नाइट्रोजन क्षार है वो प्यूरिन्स है, तो ये विषम चक्रीय ही होते हैं। ये तीनों पांचों विषम चक्रीय ही नाइट्रोजन क्षार है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, और आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। तो ये था हमारा न्यूक्लिक अम्ल। और इसके बाद में हम देखेंगे चौथे नंबर का है लिपिड है। तो लिपिड भी क्या है? एक पॉलीसेकेराइड। लिपिड क्या है? एक वृहद जैव अणु है। तो चौथा वृहद अणु था हमारा जैव वृहद अणु। इसमें देख सकते हैं कि जो बसीय अम्ल है, ग्लिसरॉल है, मिलकर के बसा बनाते हैं, बड़े अणु बनाते हैं बहुलक, जिसको ट्राइग्लिसराइड बसीय अम्ल कहते हैं। तो इस तरह से हमारे वृहद जैव अणु पूरे होते हैं।